छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आज नक्सलियों ने फिर हमला बोला। हमले में 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर भी शहीद हो गया। दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की खबर पाकर नक्सल विरोधी अभियान के लिए यह दल पहुंचा था। अभियान के बाद जब ये लोग वापस जा रहे थे तब यह धमाका हुआ है। इतना बड़ा हादसा काफी समय बाद हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कहती रही है कि नक्सलवाद अपने अंतिम पड़ाव पर है। क्या इस तरीके का दावा करना ठीक था? क्योंकि ठीक ऐसे दावों के बाद इस तरीके की घटना होना यानी कि अभी भी या तो चूक है, इंटेलिजेंस गैदरिंग पर सवाल उठ रहे हैं, और इसके साथ साथ जिस किस्म की परिस्थितियां हैं वो क्यों उत्पन्न हुई कि 10 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया, 10 जवान शहीद हो गए। इनके परिवारों को जवाब कौन दे? उनका दायरा नारायणपुरा सुकमा में सिमटता जा रहा है, ऐसी बात कही जा रही है सरकार द्वारा। लेकिन आज इस घटना ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए पहले देखते हैं कि आज की घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा। 11 लोगों के आईडी ब्लास्ट में शहादत हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार जो नक्सलियों पर दबाव हम लोग डाल रहे हैं और उसके कारण से बखला के इस प्रकार से कायराना हरकत की है, और नक्सलवाद जड़ से हम लोग खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प। अमित शाह से भी बात हुई? अमित शाह जी से, गृह मंत्री से बात हुई मेरी, और अभी खड़गे जी साहब से भी मेरी बात हुई। जो बार बार दावा किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि नक्सलियों पे पूर्ण नियंत्रण है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं, आज तो जवान शहीद हुए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके 4-5 कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या की गई। तो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के रोड ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना तो सही में कठिन होता है, मगर सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज करने की आवश्यकता महसूस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन होंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे और सावधानी रहेगी। ये ध्यान देने लायक बात है। इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले बहादुर जवानों को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। शोक संतप्त परिवारों को मेरी संवेदना है। गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए कायराना हमले से दुखी हूं। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। शहीद जवानों को शोक और उनके जो परिवार हैं उनको मेरी संवेदना है। हमारे सहयोगी विकास तिवारी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आइए सबसे पहले विकास जी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखें। लंबे समय के बाद दंतेवाड़ा में एक बार फिर से माओवादियों ने टीसीओसी के समय में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि डीआरजी के कुछ जवान ऑपरेशन पर निकले थे। कहीं पे माओवादियों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी, जिस आधार पर लगभग 30 से 40 की संख्या में डीआरजी के जवान, 1 नंबर के जो दंतेवाड़ा के हैं, अलग अलग टुकड़ियों के, वो अपने एक ऑपरेशन पर निकले थे जहां माओवादियों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ के बाद एक घायल नक्सली को भी लेकर वो लौट रहे थे। अलग अलग वाहनों की सहायता से जब ये डीआरजी के जवान लौट रहे थे तो अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पहुँचे हुए थे। अरनपुर का ही ये इलाका है, और इस सड़क में जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुँची, माओवादियों ने पहले से यहाँ पर बारूदी सुरंग प्लांट कर रखा था, और जैसी गाड़ी यहाँ पे पहुँची तत्काल उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। ये ब्लास्ट इतना बड़ा बताया जा रहा है। अभी बस्तराजी सुंदरराज पी से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 40 किलो बारूद का इस्तेमाल लगभग यहाँ पर किया गया होगा, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है। आप देखें कि गड्ढा कितना बड़ा हो गया है, और इसकी चपेट में आने वाली वाहन, यहाँ से इसके टुकड़े लगभग 100 से 150 मीटर तक फेंका गया। फॉरेंसिक की टीम अभी यहाँ पर पहुँची हुई थी। उसने मीटर से जिस तरह से नापजोख किया, उससे जो चीज़ें निकल कर सामने आई कि जो वाहन में सवार 10 डीआरजी के जवान और एक वाहन का चालक था, उसके 100 यहाँ से 150 मीटर तक दूरी तक फेंकाए थे, और साथ ही साथ यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गाड़ी का इंजन फेंका गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें कि गाड़ी
की स्थिति इतनी बुरी तरीके से हो गई है कि इसमें सवार एक भी जवान नहीं बच पाया। हालांकि जो जवान हैं उनके हथियार सारे रिकवर कर लिए गए हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब भी इस तरह की घटनाओं को माओवादी अंजाम देते हैं तो सबसे पहले वो जवानों के हथियार लूटने की कोशिश करते हैं। पीछे उनके साथ में लगभग 3 से 4 की संख्या में और भी वाहन थे जो इस चपेट में नहीं आए विस्फोट के, और उन्होंने विस्फोट के तत्काल बाद फायरिंग भी की। यदि माओवादी आसपास होते भी तो वो यहाँ से हथियार लूटने में कामयाब नहीं हो पाते। तो ये वाहन के परखच्चे हैं। इसके साथ ही साथ वाहन का इंजन यहाँ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर फेंका गया है। घटना के तत्काल बाद मौके पर बस्तर के आईजी सुंदरराज पी और दंतेवाड़ा के एसपी सिद्धार्थ तिवारी भी पहुंचे थे और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई थी और उन्होंने सभी ने मौका मुआयना किया है। जांच की जा रही है कि आखिर चूक कहां पर हुई। कई बातें निकल कर आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से कुछ ही देर पर दूरी पर ग्रामीणों का जो आमा पंडुम कार्यक्रम होता है वो हो रहा था, जिसमें कि ग्रामीणों के द्वारा आने जाने वालों को रोका जाता है। बताया जा रहा है कि जो टीम डीआरजी की आ रही थी उन्हें भी यहाँ आने से पहले ग्रामीणों के द्वारा रोका गया था। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि वहीं पे जवानों की शिनाख्त हो गई थी कि इस वाहन में जवान चल रहे हैं, और तत्काल मिली सूचना के बाद माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सबसे खास बात यह है कि माओवादियों ने 2021 के बाद टीसीओसी के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया था। लगातार बस्तर में अंदरूनी इलाकों में माओवादियों और ग्रामीणों के द्वारा हवाई अटैक का आरोप लगाया जा रहा है। उसी बीच माओवादियों ने 2 साल के बाद इस बड़ी घटना को अंजाम देकर टीसीओसी में अपनी उपस्थिति उस इलाके में दर्ज कराई है जिस इलाके से ये माना जाता है कि माओवादियों को बैकफुट पर ढकेल दिया गया है। ये वो सड़क है जो दंतेवाड़ा से सुकमा के जगरगुंडा के इलाके को जोड़ती है। बीते दिनों एक बड़ी खबर निकल कर आई थी कि ये पुरानी सड़क जहां से किसी समय में आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका था, तो जगरगुंडा से दंतेवाड़ा के लिए इस मार्ग को बहाल करके यहां से यात्री बस का संचालन किया गया था और माना जा रहा था कि यह माओवादियों के गढ़ में एक बड़ी जीत है। लेकिन माओवादियों ने बीच सड़क पर और कैंप के बहुत पास इलाके में इस बड़ी घटना को अंजाम देकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। घटनास्थल से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। और हमारे एनडीटीवी के सहयोगी विकास तिवारी अब दंतेवाड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास जी, हमने आपकी ये रिपोर्ट देखी और बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की कि वहां पर क्या हुआ। आपकी रिपोर्ट में आपने इस बात का भी जिक्र किया कि ये बहुत समय बाद इस तरीके की एक घटना को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। तो ऐसे में अगर आप हमको विस्तार से ये बताना चाहें, ये जो दावे किए जा रहे थे कि नक्सलियों का खात्मा लगभग तय है, अंत हो चुका है, बहुत ही कम दायरे तक वो सीमित हैं, ऐसे में इस घटना को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर बीते दिनों जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर का दौरा था, सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पे उन्होंने बस्तर में जिस तरह से शिरकत की और उन्होंने दावा किया था कि बहुत जल्द माओवादियों को बस्तर से समाप्त कर दिया जाएगा। लगातार हालांकि माओवादियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे का विरोध भी किया था और जिस तरह से उन्होंने जो बयान दिए थे उसके बाद आपने यदि ध्यान दिया होगा तो बस्तर में लगातार माओवादियों ने अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे अटैक करना शुरू कर दिए थे, आगजनी करना और जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करने का काम माओवादियों ने शुरू कर दिया था। हालांकि अगर पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 के बाद से टीसीओसी जो माओवादियों का एक समय होता है, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जिसे कहा जाता है, जो गर्मी के समय में माओवादी विशेषकर इस अभियान को चलाया करते हैं और इस अभियान के दौरान एक खास बात होती है कि वो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। इसमें यह भी माना जाता है कि माओवादी अपने नए लड़ाकों को प्रशिक्षण के दौरान जो ट्रेनिंग दिया करते हैं, तो इस तरह से बड़ी घटनाओं को अंजाम देके उन्हें फील्ड पर भी उतारने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि पतझड़ में दूर तक देखने की क्षमता जंगलों में बढ़ जाती है। ऐसे में सर्चिंग पर निकलने वाले जो जवान होते हैं उन्हें निशाना बनाना काफी आसान हो जाता है। लेकिन 2021 के बाद से बस्तर में एक नई परिपाटी शुरू हुई। 2021 के अप्रैल के महीने की बात करें तो माओवादी और कुछ अंदरूनी इलाके के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। अप्रैल 2022 में भी यही घटना दोहराई गई और जनवरी 2023 और अप्रैल 2023 में भी यही घटना दोहराई गई कि बस्तर के सीमावर्ती इलाके जो कि सुकमा और बीजापुर के इलाके हैं, जो माओवादियों का कोर इलाका माना जाता है, जिन इलाकों में माओवादियों की जो बटालियन घूमती है, उन इलाकों में हवाई हमले करने की शिकायत ग्रामीणों ने लगातार की। उन्होंने कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए।
और इस दौरान देखा गया कि टीसीओसी के दौरान माओवादियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाया। 2020 की यदि बात करें तो 4 अप्रैल को आपको याद होगा 22 जवान टेकलगुड़ा में शहीद हुए थे। ये जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे ऑपरेशन पर, बीजापुर और सुकमा के जो सीमावर्ती इलाके, वहां पर उन माओवादियों ने घात लगाकर उन पर अटैक किया था, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद अगर ध्यान दिया जाए तो कोई बड़ी घटना माओवादियों ने अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री का एक बयान आता है, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया, कोरबा में भी अपने दौरे के दौरान उन्होंने तो तारीख तक दे डाली कि 2024 तक माओवादियों का अंत कर दिया जाएगा। इस दावे के बाद से लगातार देखा जा रहा था कि माओवादी संगठन बौखलाया हुआ था और लगातार उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी। और टीसीओसी में 2 साल तक किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम ना दे पाने वाले माओवादियों ने आज एक बार फिर से ये बड़ा हमला करके, वो भी उस इलाके में जिस इलाकों को माना जाता है कि उन इलाकों पर सड़कें बन चुकी हैं, आवागमन सुचारू तौर पर फिर से शुरू कर दिया गया है, उन इलाकों पे आकर उन्होंने इतना बड़ा ब्लास्ट किया है कि 10 जवानों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। साथ ही साथ एक सिविलियन की भी मौत हुई है। ये जो इलाका है हरनपुर का, इस इलाके को जहाँ पे काफी पुरानी सड़क थी और पहले आवागमन माना जाता था, जगरगुंडा जैसा जो बड़ा बाजार हुआ करता था, उस बाजार से जोड़ के देखा जाता था। लेकिन जिस तरह से सलवा जुलूम के बाद जब माओवादियों के अटैक बढ़ने लगे तो इस सड़क को पूरी तरह से माओवादियों ने काट कर बंद कर दिया था। सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी थी कि इस सड़क को बनाया जाए। आपको बताऊं कि जिस सड़क पर माओवादियों ने आज बारूदी विस्फोट किया है, सड़क को बनाने के लिए कई जवानों ने अपनी शहादत भी दी है। सैकड़ों की संख्या में इससे पहले भी बारूदी सुरंग निकाले गए हैं और आईडी बम को डिफ्यूज भी किया गया है। उसके बाद अरनपुर का जो इलाका है, जहां से मात्र कुछ ही दूरी पर सीआरपीएफ का कैंप और थाना भी खोल दिया गया है और माना जाता रहा है कि वो इलाका पूरी तरह से माओवादियों की गिरफ्त से बाहर हो चुका है। उस इलाके में आके माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करके कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की है। सरकार को माना जा सकता है कि चुनौती दी है कि आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि हम कमजोर हो चुके हैं और हमें बहुत जल्द आप समाप्त करने का दावा कर रहे हैं, तो हम उस इलाके में आकर भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिस इलाकों को आप अब अपने काबिज में मानते हैं। जी बिल्कुल। तो सरकार को एक चुनौती दी है नक्सलियों ने और सरकार की जवाबदेही बनेगी यहाँ पर कि कहाँ थी आपकी इंटेलिजेंस और आप किस बेसिस पर आप ये दावा कर रहे थे। लेकिन विकास, अगर आप आज जो ब्लास्ट हुआ है उसके सिलसिले में कुछ अगर बताना चाहे, जांच में अगर कुछ निकल करके आया है, क्या चीजें पता चली हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो जिस गाड़ी में थे, इस गाड़ी का प्रोटोकॉल क्या रहता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी चीज, और जो सबसे बड़ा सवाल है, इतनी मात्रा में एक्सप्लोजिव का होना, यह अपने आप में इंटेलिजेंस की विफलता नहीं है? बिल्कुल। देखिए, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, जिस सड़क पे ये बारूदी विस्फोट किया गया, माना जाता है कि उन सड़कों पे अभी भी कई जिंदा जो ऐसे बारूदी सुरंग हैं जो माओवादियों की जानकारी में है, जिसे उन्होंने प्लांट कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, आज की घटना पर अगर बात की जाए तो बीते दिनों में मेरी कुछ जवानों से मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक बात का जिक्र किया था बस्तर के ही किसी इलाके में कि अब उन्हें इस बात से डर नहीं लगता कि वो जंगलों में सर्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो इलाका अब पूरी तरह से उनके गिरफ्त में आ चुका है। उस समय भी इस बात की चर्चा की गई थी कि जब माओवादी इसी बात के इंतजार में रहते हैं कि जब जवान लापरवाही करें तो उस बारीक से लापरवाही पर भी वो बड़ा प्रहार कर बैठते हैं। आपको बताऊं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जिस तरह से जवानों के मूवमेंट पर जो प्रोटोकॉल होते हैं, कई दफे आप देखेंगे जब भी जवान अपने प्रोटोकॉल से चूकते हैं तो माओवादी वहां बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं। आज भी लगभग वैसा ही कुछ हुआ है। अमूमन माओवादी जो जवान है, जो बस्तर में तैनात है, उन्हें सख्त निर्देश है कि जब भी वो सर्चिंग पर रवाना हो तो उन्हें जंगलों से अंदर पगडंडियों के रास्ते पर गुजरना है, सड़क के रास्ते से नहीं गुजरना है, पैदल चलना है, एक के पीछे एक डिस्टेंस बनाकर चलना है, 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बावजूद अरनपुर के जिस रास्ते से आज जवान गुजर रहे थे वो बहुत ही निश्चिंत थे। वो लगातार 3 से 4 की संख्या में 4 पहिया वाहन में थे और वो एक ऑपरेशन को अंजाम देकर, एक मुठभेड़ को अंजाम देकर वापस लौट रहे थे। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जिन रास्तों से वो गुजर रहे हैं उस रास्ते पर माओवादियों ने इस तरह से बारूदी सुरंग बिछा रखा है। बस्तर आईजी से हमारी जो बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि लगभग जिस तरह से विस्फोट हुए कि 100 से 150 मीटर तक जवानों के शव बिखर गए थे और गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो भी लगभग 150 मीटर दूर तक फेंकाया हुआ है। जो सबसे वजनी पार्ट माना जाता है गाड़ी का इंजन, वो भी लगभग 100 मीटर दूर फेंका गया था। तो लगभग 40 से 45 किलो तक के बारूद का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ये सबसे बड़ी जांच की विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में बारूद वहां पर प्लांट किया गया और उस सड़क पर प्लांट किया गया जो सड़क अभी नवनिर्मित है। तो क्या ये पुराने बारूदी सुरंग है? क्योंकि इसके पहले भी जिस तरह से नारायणपुर में एक आईडी एक्सपर्ट माओवादी ने समर्पण किया था
2016 में उसने समर्पण किया और 2008 के उसने जो बम प्लांट किए थे उसकी शिनाख्त की थी एक हाईवे पर। तो इस तरह से बहुत पुराने आईडी बम और जो बारूदी सुरंग है वो भी माओवादियों के द्वारा अगर प्लांट किए होते हैं, तो क्या जब सड़क निर्माण का कार्य चलता है उस दौरान वहां की ये जांच नहीं की जाती कि क्या जिन सड़कों का निर्माण हो रहा है वहां पर पुराने बारूदी सुरंग लगाए गए हैं? अगर जांच करने की सरकार के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है क्या कि जिसमें काफी नीचे तक की जांच की जा सके? आज भी जिस तरह से जो घटना हुई है जिसमें जिस तरह से एक बड़ा गड्ढा बन गया सड़क पे, लगभग 6 से 6.5 फीट माना जा सकता है जो गहराई है, तो 6 फीट नीचे अगर बारूदी सुरंग प्लांट किया गया है, तो क्या इस तरह की हमारे पास योजना नहीं है कि उन सड़कों पर जिन सड़कों से जवानों की या आमजनों की आम आवाजाही होती है उन सड़कों पर माओवादी क्या पुराने बारूदी सुरंगों को अगर प्लांट करके रखे हैं तो उन्हें किस तरह से जांच किया जाए या खोदकर बाहर निकाला जाए, डिफ्यूज किया जाए? एक लापरवाही। दूसरी लापरवाही ये कि 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल जब पूरी तरह से बैन है जवानों को अंदरूनी इलाकों में, तो आखिर क्यों फिर जो जवान थे डीआरजी के उन्हें 4 पहिया वाहन से आवागमन के लिए इस्तेमाल में पुलिस के अधिकारियों ने इजाजत दी? अगर आज वो 4 पहिया वाहन में नहीं होते तो निश्चित ही तौर पर माओवादी ब्लास्ट जरूर करते, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जवानों की शहादत नहीं देनी पड़ती। जी विकास तिवारी, बहुत ही डिटेल में आपने हमें समझाया कि क्या दिक्कत हो सकती है। निश्चित तौर पर सरकार से ये सवाल पूछे जाएंगे कि आप किस बेसिस पर, किस आधार पर यह दावा किया जा रहा था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र बहुत हद तक खत्म हो गया है और अब जवान जो हैं वो उस तरीके की चुनौती नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है विकास जी इसकी वजह से कहीं लैक्सिटी ना आ गई हो, या फिर एक जिसे कहते हैं ना जो चुस्त दुरुस्त होना चाहिए इंटेलिजेंस के प्रबंध को, वो इस तरीके की दावों की वजह से कहीं वो ढीले तो नहीं पड़ गए, कमजोर तो नहीं पड़ गए? बिल्कुल, देखिए कमजोर पड़ना लाजमी है। जिस तरह से जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जिस तरह से इंटेलिजेंस की बात की जाए या नक्सलवाद पे काम कर रहे हैं या उनके खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, तो अधिकारी होते हैं उनसे जब भी हमारी बातचीत होती है, बातचीत में अक्सर वो कहते हैं जब भी माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है निश्चित ही तौर पर माओवादियों का मोरल डाउन होता है, और लगातार अगर जवानों का नुकसान कम होता है तो जवानों के हौसले बुलंद भी होते हैं। लेकिन इस तरह के फेलियर के बाद जब जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, बड़ी संख्या में जब हमें अपने जवानों को खोना पड़ता है, तो निश्चित ही तौर पर उस मोर्चे पर जवान जो तैनात हैं उनके जो मोरल है वो भी डाउन होते हैं। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस है जिस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं ताकि हमारी गोपनीयता और भी ज्यादा सुदृढ़ हो सके, अंदरूनी इलाकों की जानकारियां ज्यादा से ज्यादा आ सके, संगठन की जानकारी, संगठन के मूवमेंट की जानकारियां निकल कर आ सके, उन सभी पर एक सवालिया निशान होता है कि बस्तर में जब करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इन सारी चीजों पर, तो आखिर रिजल्ट इस तरह से क्यों निकल कर आता है? जी मेरा आखिरी सवाल, कितने किलो इंटीग्रेटेड एक्सप्लोजिव डिवाइस है जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस वो इस्तेमाल हुआ था? और एक मूल प्रश्न ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि जाहिर सी बात है ये अगर एक्सप्लोजिव डिवाइस, ये बारूद देश के अंदर आया है, माओवादियों के हाथ लगा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी बॉर्डर से आया होगा, किसी तरीके से आया होगा, क्योंकि ये मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ये विफलता हर लेवल पर जहां जहां हो रही है उन सब लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। देखिए, आज समय ऐसा नहीं है कि सवाल कुछ ऐसे उठाए जाएं जो कि गहरे जख्मों को और भी ज्यादा कुरेद दें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं अगर माओवादियों तक इतनी बड़ी मात्रा में बारूद पहुंचा है तो इसमें कहीं ना कहीं शहरी नेटवर्क के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सफेद पोश भी हैं। कई बार बस्तर में ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां होती रही हैं जो शहरी नेटवर्क अर्बन नक्सलियों के तौर पर संगठन को सहयोग देते रहे। सबसे बड़ी बात है, बस्तर आईजी ने जो तत्कालीन जांच के आधार पर जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि लगभग 40 से 45 किलो यहाँ पर बारूद का इस्तेमाल किया गया है, तब जाकर माओवादियों ने इतने बड़े ब्लास्ट को अंजाम दिया है। ये 50 किलो विस्फोटक की बात हो रही है, इस पर जांच नहीं होनी चाहिए कि ये कहां से आया, कैसे हाथ लगा नक्सलियों के? बिल्कुल, माओवादियों तक सप्लाई होने वाले हर उस बारूद की जांच होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल वो हमारे ही देश के खिलाफ किया करते हैं। और निश्चित ही तौर पर आपको बताऊं कि इसके पहले भी कई दफे ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं। बस्तर में लगातार अलग अलग स्थानों पर जो खदानें खोली जा रही हैं उस पर जो बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई बार ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं जो माओवादियों तक पहुंचाई जाती हैं। कई बार सुकमा जिले में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि काफी दुखद घटना है, लेकिन सच है कि बस्तर में जो सुरक्षा बल के सैनिक हैं उनके द्वारा भी कई दफे हथियार और कारतूस माओवादियों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ बस्तर में जो अंदरूनी इलाकों में कार्य चल रहे हैं, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, उनसे भी माओवादी कई बार लेवी वसूली के तौर पर अपने जरूरत के सामान की पूर्ति करवाते हैं।
कई बार ऐसी भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं कि उन तक ऐसे विस्फोटकों को भी ठेकेदारों के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके एविडेंस भी पुलिस के पास मौजूद होते हैं, लेकिन इस पर कोई ऐसी बड़ी कार्रवाइयां नहीं होती जिससे कि माओवादियों तक ऐसे खतरनाक बारूद पहुंचाने से रोके जाएं, जिससे कि माओवादी आगे चलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे पाए और हमें हमारे जवानों को ना खोना पड़े। जी विकास तिवारी जी, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुख का वक्त है और जो परिवारजन हैं इन 10 जवानों के, 11 जवानों के, उनके परिवारजनों की इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। लेकिन आइए देखते हैं नक्सली हमलों का खूनी इतिहास कैसा रहा है। तो एक एक करके आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। अप्रैल 2021 में बीजापुर सुकमा जिलों की सीमा पर टेराम जंगलों में गोलीबारी में 22 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। ये कब की बात थी? 2021। इसके बाद मार्च 2018 में, इससे पहले, और हम काउंटडाउन पीछे की ओर कर रहे हैं, सुकमा जिले में माओवादियों के आईईडी धमाके में सीआरपीएफ के 9 जवानों की मौत हुई। 18 फरवरी को सुकमा में नक्सलियों के साथ गोलीबारी में छत्तीसगढ़ के 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। 2017 24 अप्रैल सुकमा में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 24 जवानों की मौत हुई। 2017 में ही 12 मार्च को सुकमा में माओवादी हमले में सीआरपीएफ के 12 जवानों की मौत हुई। 2014 11 मार्च सुकमा जिले में माओवादी हमले में 15 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। 2014 28 फरवरी दंतेवाड़ा जिले में माओवादी हमले में 6 पुलिस कर्मियों की और पुलिस अफसरों की मौत हुई। 2013 25 मई दरबा घाटी में माओवादी हमले में पूर्व मंत्रियों समेत कांग्रेस पार्टी के 25 नेताओं की मौत हुई थी। 29 जून 2010 नारायणपुर जिले में माओवादियों के घात लगाकर किए गए हमले में सीआरपीएफ के 26 जवानों की मौत हुई थी। 2010 8 मई को बीजापुर जिले में नक्सली हमले में 8 सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई थी और 2010 6 अप्रैल दंतेवाड़ा जिले में माओवादी हमले में सीआरपीएफ के 75 जवानों की मौत हो गई थी। 4 सितंबर 2009 माओवादियों ने बीजापुर जिले में 4 गांव वालों को मारा और 2009 27 जुलाई को दंतेवाड़ा जिले में बारूदी सुरंग के फटने से 6 लोगों की मौत हुई। बहुत लंबी फहरिस्त है, आगे भी कई सारे ऐसे प्रकरण इतिहास में कई हुए हैं। हम कितना पीछे चलते चले जाए, 2009 तक का आपको हमने घटनाक्रम बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना है कि उनके राज्य में नक्सली हमले कम हो रहे हैं। लेकिन आइए इसकी पड़ताल करते हैं। दावा वर्सेस डेटा, क्या यह दावा सही है? नक्सली हमलों में जो मौतें हुई हैं, वर्ष आपको बता देंगे स्क्रीन पर, ये जरा आप डेटा देखिए। सुरक्षा कर्मियों की मौत, नागरिकों की कितनी मौत हुई और नक्सलियों की कितनी मौत हुई, जरा इसको फुल फ्रेम आपको दिखाएं। तो 2018 में आप देखिए 55 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, करीब करीब 100 नागरिकों की मौत हुई और 125 नक्सलियों की मौत हुई। 2019 में ये घटा, बहुत तेजी से घटा, लेकिन आप ये जान लीजिए 2019 ये वो साल था जब मतलब इस तरीके की घटनाएं कम हो गई हैं। 2020 में लेकिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ी। 2020 में कोरोना को लेकर के बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए थे। तो 36 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, 75 नागरिकों की मौत हुई और 44 नक्सलियों की मौत हुई। लेकिन अगर आप आगे चलते हैं तो आप देखेंगे 2021 में 45, 2022 में बहुत तेजी से गिरावट आई, 45 से सिर्फ 10, यानी कि 2022 में 10 सुरक्षा कर्मी मरे, नागरिक करीब 50-51 और नक्सलियों की मौत 41 हुई। 2023 में अब तक 7 सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं और ये आंकड़े आज की जो मौत हैं उनको नहीं जोड़ते हैं। आज जो शहीद हुए हैं जवान, उनको नहीं जोड़ते हैं। तो अगर आप उनको जोड़ लीजिए तो ये ऊपर जा रहा है, 2022 के आंकड़े को पार कर जा रहा है ये। तो ये दावा करना कि अब खत्म हो रहा है, यानी कि हमलों में कमी जरूर आई है, लेकिन एक भी हमला बहुत ज्यादा होता है। वन अटैक इज वन टू मेनी। हर जान कीमती है, ये हमले रुकने ही चाहिए। और इसी वजह से अगर ये दावा किया जाता है कि हमले कम हो गए हैं या बहुत कम हो गए हैं, ना के बराबर हो गए हैं, ऐसा दावा करना शायद ठीक नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, जैसे कि हमने आपको बताया, नक्सलियों ने यह हमला दोबारा बोला है, पुलिस वालों पर बोला है। अब देखना यह होगा कि आगे चल करके अब इस पर क्या कार्रवाई होती है या जो अब इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें क्या चीजें निकल करके आती हैं।
आज की जो घटना है उसके बारे में हमने बात की छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी और सीआरपीएफ के रिटायर्ड आईजीपी, इन दोनों का क्या कहना है आपको वो सुनाते हैं, और उसके बाद एक बार अगर सिग्नल ठीक हो गया तो हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं उनके पास दंतेवाड़ा वापस जाएंगे और वो अपनी बात खत्म कर देंगे। ये जो बारूद कहां से आया उसको लेकर के वो जो बता रहे थे वो जानेंगे। आइए पहले सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी और सीआरपीएफ के रिटायर्ड आईजीपी का क्या कहना है। छत्तीसगढ़ सरकार, भारत सरकार नक्सलवाद पर नियंत्रण करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और उसमें काफी सफलताएं भी मिल रही हैं, क्योंकि यदि ग्राफ देखें तो एक तरफ से नीचे आया है और इस समय पे जो अप्रैल, मई और 15 जून तक का जो समय रहता है इसमें नक्सली, क्योंकि पुलिस का भी ऑपरेशन चलते हैं, फिर उसमें नक्सली घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं और नक्सली भी अपने इस समय पे टीओसी जिसको टैक्टिकल ऑपरेशन अपना वो चलाते हैं, तो उस समय ये घटना हुई है और वापसी के समय दुखद घटना है। तो दोनों ही सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार इस पर नियंत्रण में काफी अपना भरसक कोशिश कर रही है और आम जनता का सहयोग भी उसमें मिल रहा है। इसमें क्या है कि नक्सलियों का अपना भी जो ऑपरेशन का उनका एक वो है, इस समय पे तेंदुपत्ता की कार्रवाई होती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बहुत कार्रवाइयां हैं, पूरे रास्ते खुले हुए रहते हैं। उनकी जो अपनी वो नक्सली दलम और जो नक्सली संगठन अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस समय को चुनते हैं, ताकि इस समय पे कोई बड़ी घटना होगी तो ठेकेदारों से वो ज्यादा अपना वो वसूली कर सकेंगे। तो ये हर साल इसी समय को करते हैं ताकि उनका एक तरीके से, जब मान लीजिए उनका खत्म होने का कार्यक्रम है या काफी दोनों सरकारों का उस पर दबाव है, तो वो एक घटना करके फिर वो अपना एक उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। तो इस समय पे क्योंकि आर्थिक गतिविधियां बाकी भी चलती रहती हैं, उससे वो अपनी संगठन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए घटनाएं इस समय पे ज्यादा करते हैं। इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, द मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स। जो हमारे जवान लोग मूव करते हैं उस इलाके में ऑपरेशन के दौरान, उसको बिल्कुल सीक्रेट रखना जरूरी है। अगर उनका मूवमेंट उन लोगों को पता चल जाता है नक्सल माओइस्ट को, तो उसमें वो उसका फायदा उठा लेते हैं। जब उनको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर जवान इस रूट से जाएंगे तो उसका वो फायदा उठाते हैं। मैं खुद आंध्रा में रहा जब वहां पर माओइस्ट काफी एक्टिव थे, और बाद में झारखंड में भी रहा है आईजी ऑपरेशन दियर। तो वहां मैंने देखा है कि जहां तक आप मूवमेंट सीक्रेट रखें अपना, ट्रुप्स का भी और इवन सीनियर ऑफिसर व्हेन दे आर विजिटिंग, अगर सीक्रेट रखा जाए तो उनको इंटेलिजेंस मिलने में कामयाबी नहीं मिलेगी, जिसके वजह से वो कुछ हादसा भी नहीं पहुंचा सकते। ये प्रॉब्लम है वहां पे कि सीक्रेसी हमारा सबसे ज्यादा मेंटेन करना जरूरी है। अभी इस हादसे में जो हमने देखा है, उनको पता था कि जवान लोग ऑपरेशन पे गए हैं, हो सकता है वो ट्रैप रहा हो,